हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। हमने जो मानव शरीर के विभिन्न अंग करा उसका हमने सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? अग्नाशय। अग्नाशय यह शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी तथा दोनों प्रकार की ग्रंथि। बहिःस्राव ग्रंथि एक रूप में अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह रस एक सामान्य वाहिनी द्वारा आपके ग्रहणी भाग में स्रावित किया जाता है। अग्नाशय के कुछ कोशिकाएं जो समूहों के रूप में व्यवस्थित रहती है जिसे लिंगहैंस के द्वीप कहते हैं। इस लिंगहैंस के द्वीप की अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन सीधे ही रक्त में मिल जाता है। हाँ, अग्नाशय की कुछ जो समूह के रूप में व्यवस्थित रहती है जिसे लिंगहैंस के द्वीप कहते हैं। ये इम्पोर्टेंस है जिसको मैं अंडरलाइन करती हूँ। लिंगहैंस के द्वीप की अल्फा कोशिका से ग्लूकोन तथा बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो ये हार्मोन सीधे ही रक्त में मिल जाता है और इस इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पाचन और ये क्या करता है? इसके अल्पस्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। पाचन की क्रिया मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख में भोजन को चबाते समय उसमें लार मिश्रित हो जाती है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोस में अपघटित करता है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर जाता है। मुख से भोजन लुगदी के रूप में परिवर्तित होकर ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। यह भोजन को केवल आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है और आमाशय में भोजन के पहुंचने पर आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्रावन होता है। इसमें पूर्व आमाशय में HCl भोजन से मिलकर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलकर दूध को दही में बदल देता है। ठीक है। अब ये देखिए पाचन का सारांश। ग्रंथि रस, लार ग्रंथि, लार, आमाशय, जठर। आमाशय से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, आंत से आंती रस। और एंजाइम कौन कौन सा निकलते हैं पाचन में? टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इराप्सिन, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, लाइपेज। और क्रिया कारक से क्रियाफलक बनते। जैसे आपके पास में जो स्टार्च होता है, स्टार्च से क्या बनता है? माल्टोस बनेगा। प्रोटीन होगा तो उससे क्या बनेगा? प्रोटीओजेज पेप्टोन्स। और केसिन होगा, केसिन से के पेराकेसिनेट। प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड। स्टार्च से शर्करा बनेगी। वसा से वसा एवं ग्लिसरॉल। प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनेगा। माल्टोस से ग्लूकोज, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। वसा से वसीएम एवं ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है। अब आपकी क्या होगा कि आमाशय से क्राइम ग्रहणी पहुँचता है। यहाँ इसमें यकृत से निकलने वाला पीत रस मिलकर भोजन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय बनाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं। इसके साथ ही पित्त रस वसा का इमल्शन बनाने में सहायक होता है। पित्त रस के साथ ही अग्नाशय रस भी कायम में आकर मिलता है। अग्नाशय रस में कई पाचक अम्ल ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड अमीनो में बदल देता है। ठीक है। और इमाइलेज यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसा को वसी तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित
भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तथा वह इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि उसका आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जा सके। छोटी आंत में उपस्थित रसाकु की कोशिकाएं पचित भोजन का अवशोषण कर उन्हें रक्त तथा लसिका में पहुंचा देती। रुधिर द्वारा ये पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा जाता है और पचित भोजन के अवशोषण के पश्चात बिना पचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में इससे भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष बल के रूप में मलाशय में इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। अब भोजन में पोषक तत्व। पहला कौन सा पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर स्वयं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जंतु यह कार्य नहीं कर सकते, ये पोषण के लिए पादपों पर आश्रित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और शोषण में इसके अणुओं के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्रदान करते हैं। पादप कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की बनी होती है। कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस से मिलेगी? चावल से, गेहूं से, कंद जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, मीठे रसीले पेय, गुड़, शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत हैं। और मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, शर्करा मीठी होती है। कोशिका में 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन यह 1938 में जे वर्जिलियस ने दिया। हमारे शरीर मुख्यतः प्रोटीन से बना है। मांस, दूध, अंडे, पनीर, दही आदि जंतु प्रोटीन। गेहूँ, सोयाबीन, सेम, मटर, दालें, मूंगफली, गाजर, पालक आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। कोशिका के जीवदल में प्रोटीन की मात्रा 12 से 17% होती है। प्रोटीन एमिनो से मिलकर बनते हैं। शरीर में प्रोटीन निर्माण उपापचयी क्रियाओं का संचालन प्रोटीन के शरीर की निर्माण इकाई कहते हैं। प्रोटीन निर्माण क्रिया का निर्देशन आरएनए करते हैं। अब आपके पास में दूसरा पोषक तत्व है वसा। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यह जीवदल निर्माण में सहायक है तथा कोशिका से मिलने वाली सभी झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण संघटक है। वसा त्वचा के नीचे व अन्य मांसल भागों में संग्रहित रहता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा जल में घुलनशील नहीं होता। प्रमुख वसा तेल, घी, चर्बी, मोम, मछली का तेल, मक्खन आदि। ये है वसा। जल एवं खनिज। बिना जल के हम केवल कुछ ही दिन जीवित रह सकते हैं। जीवित जल का पर्याप्त मात्रा में होना जीव को सक्रिय रखने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। खनिज लवण उपापचयी नियामक तथा संरचना निर्मित करने वाले पदार्थ के रूप में शरीर में काम में आते हैं। प्रत्येक मनुष्य भोजन में नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड लेता है। यह खनिज लवण शरीर में सबसे अधिक अनुपात में होता है। सोडियम क्लोराइड ये पानी क्या है? यह खनिज लवण कौन? NaCl शरीर में सबसे अधिक अनुपात में था। विटामिन यह 1911 में सी फ्रंक ने दिया। उपापचय में इसका महत्वपूर्ण योगदान। शरीर वृद्धि शरीर में परिवर्धन में यह तत्व सहायक है। खाद्य पदार्थ में यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए। विटामिन कहते 2 प्रकार के होते हैं। वसा विलेय विटामिन कौन कौन से वसा में होते हैं? A, D, E, K वसा में विलेय होते हैं। जल विलेय विटामिन B, C। रुद्राक्ष इसमें मुख्यतः ना पचने वाला सेल्यूलोज होता है
जो पानी को सोखकर भोजन के परिणाम को बढ़ा देता है। इससे कब्ज नहीं होती। सलाद, सब्जियां, फल जिनमें तना, छिलका तथा रेशा अधिक हो हमारे भोजन में प्रमुख ऊर्जा प्रदान करते। श्वसन, श्वसन वो जिससे हम सांस लेते। श्वसन सांस लेने करते ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। ठीक है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। अंतर श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना स्वच्छवसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। जंतु, वनस्पति दोनों ही श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड त्यागता है। श्वसन वायवीय अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन अधिकांश बहुकोषीय जंतु तथा मनुष्यों में, अवायवीय श्वसन जीवाणु, ईस्ट और परजीवी आदि में होता है। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा पाषण में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। पसली बाहर और ये ऊपर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाती है। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेलती जाती है। हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होता है। देखिए, ये आपका अंतः श्वसित उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन कार्बन का प्रतिशत, जैसे आपके फेफड़े। अब इसमें आपने अंतः श्वसित वायु देखती कितनी हो, 21% ऑक्सीजन है। उच्च वसित वायु कितनी है, 16.4% ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। टाइडल वॉल्यूम, यह वायु का वह आयतन है जो एक श्वास लेने पर शरीर में प्रवेश करता है। यह 500 मिलीलीटर होता है। मनुष्य में स्वर यंत्र होता है। इसमें 2 जोड़ी स्वर तंतु होती है। नर में इन तंतुओं की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर, तंतुओं की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर, स्त्री में 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते। एक श्वास अथवा सांस करते अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। मनुष्य में श्वसन दर 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। सोते समय यह 10 बार प्रति मिनट होती है। जन्म के समय शिशु की दर 35 प्रति मिनट होती है। श्वसन अंग, मानव में श्वसन हेतु 2 फेफड़े होते हैं। मछली में गलफड़े तथा मेंढक, सांप, पक्षी में फेफड़े श्वसन अंग होते हैं। कीट में श्वास नली ट्रेकिया होती है। निम्न श्रेणी के जीव अमीबा, हाइड्रा आदि में कोई श्वसन अंग नहीं होता। किसमें? अमीबा, हाइड्रा में श्वसन अंग नहीं होता। इनकी प्लाज्मा झिल्ली से ही विसरण द्वारा यह कार्य किया जाता है। केंचुओं में त्वचा द्वारा श्वसन होता है।
केचुआ में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। तो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास तंत्र में श्वास नालों जाकर शरीर के तत्वों में विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके केचुआ अपनी त्वचा से शोषण करते। केचुआ का स्पर्श करने पर आर्द्र श्लेष्मा प्रतीत होती। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े तो होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते और आर्द्र और श्लेष्मा होती। मछली में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनी संख्या अधिक होती है। गैस विनिमय में सहायता करते। हाँ, ये आपके शोषण। तो ये है ग्रसनी, ये यहाँ से ग्रास करेंगे। ये है नासिका, ये कोष्ठ है और ये आपका नासिका छिद्र है। लेरिंग्स कंठ, ये कंठ है। श्वसन नलिका, ये श्वसन नलिका, ये आपका फेफड़े। श्वसनिका ये डायफ्राम, ये ठीक है। ये आपका श्वसन। अब है श्वसन संबंधी रोग। आपको श्वास में अस्थमा, यह एलर्जी से होने वाला रोग है जो पराग, धूल कण, खाद्य पदार्थों, ठंड, धूम्रपान आदि से हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। सिलिकोसिस, ये रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। वे श्रमिक जो सिलिका की खानों में कार्य करते हैं जिनमें ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। सिलिका के बारीक कण वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश कर उनमें फाइब्रोसिस तथा सूजन पैदा करते हैं। निमोनिया, यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसमें फेफड़ों में तरल कफ भर जाता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। शोषण में वायु में विभिन्न अंगों की मात्रा। ऑक्सीजन, श्वास लेते समय कितनी ऑक्सीजन होगी? 21%। श्वास छोड़ते समय कितनी होगी? 16%। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% श्वास लेते समय, और जब छोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 4%। ठीक है। नाइट्रोजन पहले कितनी होगी? 79% होगी और छोड़ते समय भी 70। और कुछ प्राणियों में श्वसन अंग के साथ मछली, झींगा, सीप, ये क्या करते हैं? क्लोम और गिल से श्वसन लेते हैं। छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य ये किससे? फुफ्फुस या फेफड़े से सांस लेते हैं। केचुआ त्वचा से लेता है। टिड्डे, मक्खी, तिलचट्टे श्वास नली से लेते। ठीक है। टिड्डे, मक्खी, तिलचट्टे श्वास नली से। केचुआ त्वचा से। छिपकली, पक्षी, मनुष्य फेफड़े से। मछली, झींगा, सीप गिल से। ठीक है। आज की वीडियो हमारी इधर ही ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करिए। ओके, हम मिलते हैं कल। बाय।